हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 22। इससे पहले हमने 21 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। लेने के लिए आप कमेंट करें या व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। और अगर आप सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेकर, आप चाहते हो कि इस बार आप बीपीएससी क्वालिफाई कर कर अपना जॉब लेना, तभी आप प्रैक्टिस सेट लेना। बाकी आप वीडियो से भी काम चला सकते हो। अगर आप वीडियो भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर तभी आप प्रैक्टिस सेट लेना। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था कि पंडित अव्वल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। बहुत बच्चों ने गलत आंसर बताया, किसी का भी आंसर मुझे सही नहीं लगा और ना ही किसी ने आंसर सही बताया था। तो आप लोग को प्लीज़ आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसे बीपीएससी टीचर 2023 में देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, संगीत परिजात। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में निम्न में किस स्वर्ण युग कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, जो आपका मध्यकाल है वो भारतीय संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में संगीत मर्कंट जिसकी रचना जयदेव ने की थी, इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हो तो आपको पूरा डिफिनेशन के साथ आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जितने यूट्यूब पे मेरे क्लास बच्चे देखते हैं, मैक्सिमम के पास मेरा प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि दक्षिण संगीत में ये स्वर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है कोमल गंधार, अंतर गंधार, ऑप्शन सी है शुद्ध गंधार, या ऑप्शन डी है अति कोमल गंधार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर गंधार स्वर्ण दक्षिणी संगीत का पद्धति का स्वर माना जाता है। जो आपके दक्षिणी संगीत मुख्यतः निबंध रूप में उनकी कला में प्रयुक्त की जाती है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि प्रति म या ओरली म में क्या प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। प्रतिमा या वारली में दक्षिणी संगीत में प्रयुक्त किया जाता है। प्रतिमा का उत्तर संगीत में त्रिमा कहा जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि इनमें एक दक्षिण संगीत का कौन सा स्वर नहीं है। स्वर नहीं पूछा है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। त्रिव मध्यम दक्षिणी संगीत पद्धति का स्वर नहीं माना जाता है। त्रिव म का प्रयोग उत्तरी संगीत पद्धति में होता है, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि राग कल्याण को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं। करंट में आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था कि राग कल्याण दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं। याद रखिएगा, राग कल्याण को दक्षिणी संगीत में आपका मेज कल्याणी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि दक्षिण संगीत की प्रमुख औनद वाद कौन सी है। याद रखिएगा, दक्षिणी संगीत से हमेशा आपके एग्जाम में 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं और कन्फर्म पूछे जाते हैं आपके दक्षिणी संगीत से। इसलिए जितने क्वेश्चन आपके दक्षिण संगीत से आता है, सारे क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपको इसी में से 4 से 5 सवाल आपको देखने को 100% मिलेंगे, ये मेरा दावा है। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है कि याद रखिएगा, दक्षिणी संगीत में मृदंगम एक औनतवाद माना जाता है। यह शास्त्रीय प्रदर्शन के साथ साथ प्रयोग किया जाता है, जो आपके लकड़ी से बना होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि दक्षिण संगीत में मुख्य मेल कितने निर्धारित होते हैं। ऑप्शन है 12, 10, 19 या 20। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। दक्षिणी संगीत पद्धति में टोटल 19 मेल ठाट होते हैं जो निर्धारित किए गए हैं। जैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और ये भी याद रखिएगा, शुद्ध स्वरों को ठाट को मुखरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर 19 होगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि दक्षिण ताल पद्धति में टोटल कितने तालें होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। दक्षिण संगीत पद्धति में टोटल 7 तालों का विवरण मिलता है, जिन्हें जिन्हें आप सप्तसुलादी ताल कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस प्रकार 35 तालें बनी हैं जो आज कर्नाटक संगीत में पद्धति के प्रचार में रहते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति ताल कौन सी है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो दक्षिण ताल पद्धति की ताल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आज का क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का है, जो अगर आप ये प्रैक्टिस सेट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर आप बता नहीं पा रहे हो तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपका जो 1 महीने बाद जो पेपर होगा उसमें आपकी तैयारी कितनी है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि बस आपका 1 महीना बचा आपके पेपर में। 1 महीने के बाद आपको पछतावा ना हो, इसलिए आप लोग सीरियस होकर पूरे वीडियो को अंत तक आप देखिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो जितना प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया, सारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जितना दिया गया 125 150 पर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप रट्टा मारिए, चाहे पूरा अच्छे से पूरा क्वेश्चन को आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आप जितना प्रैक्टिस सेट आपको दिएगा, अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आपको यकीन मानिए आपका 75% आपका तैयारी कंप्लीट है। बस आपको 25% और ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहे हैं कि तिलाना निम्न में किस पद्धति में प्रचलित गायन का शैली माना जाता है? उत्तरी पद्धति, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर दक्षिण पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि सितार में तरब के तार में उपयोगिता किस सिद्धांत पर आधारित माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर 2 वालों के लिए, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर 2 में देखने को मिला जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें कौन सा दक्षिण पद्धति का शैली नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दक्षिण पद्धति का शैली नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ख्याल जो है वो आपका दक्षिण पद्धति का शैली नहीं माना जाता है। तो कौन कौन से आपके दक्षिण पद्धति का शैली है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, कृति, वर्णम और ज्वाली, ये सब जो है आपके दक्षिण पद्धति के शैली माने जाते हैं। और जो आपका ख्याल है वो ख्याल आपका उत्तर भारतीय संगीत का एक रूप माना जाता है, जो आपके फारसी शब्द से बना होता है और जिसका अर्थ होता है कल्पना। इसे भी आप पॉइंट को याद रखिएगा। सारे पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपका ख्याल का कितना प्रकार होता है? याद रखिए, ख्याल के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला आपका विलंबित और दूसरा आपका द्रुत होता है। जितने सारे पॉइंट मैंने आपको बताया, सारे पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि भारतीय संगीत के ग्राम में कुल कितने प्रकार माने जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बार बार ये सवाल आपके एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 6। तो भरत के अनुसार बात की जाए तो 2 ग्रामों में षड्ज और मध्यम ग्रामों को बताया गया है। तीसरे ग्राम गंधार को स्वर सिचुएशन में बताया गया है, इसलिए इस प्रकार को टोटल 3 प्रकार माना गया है आपके संगीत के ग्राम को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 3। अगला सवाल कह रहा है कि किन्हीं 2 स्वरों के बीच आपसी मधुरता और अमधुरता का संबंध क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि राग अहिर भैरव में इन रागों का मिश्रण किससे माना जाता है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होना चाहिए, भैरव प्लस यमन। इसका चलिए आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर, सॉरी, इसका राइट आंसर ए होगा। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, भैरव और काफी। इसका जो डिफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि राग अहिर भैरव में दिन और रागों में विशेष स्थान माना जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जितना प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको आंसर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मैंने इसका आंसर गलत बता दिया, मुझे कंफ्यूजन था ए और बी में, तो आपको ऐसा कंफ्यूजन आपको ना हो आपके एग्जाम में, इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार आप प्रैक्टिस करो। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार कौन सा है? भाटखंडे या फुल्स्कर या स्टाफ या ऑप्शन डी या वैलम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पश्चात संगीत पद्धति में किसी धुन या गीत को स्वरलिपि के अनुसार ही गाया बजाया जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि ताल पंचम सवारी की एक अवनतन को तिगुन कितने मात्रा में होती हैं? 10, 5, 15 या 45? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, खासकर पेपर 2 में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि आपको एक कौन सा राग दिया गया है। ऑप्शन है जोकोश, आहिर भैरव, जोग या ऑप्शन डी मारू विहाग। ये स्वर संगीति राग जोग को दर्शाती है। इस राग में आरोह में शुद्ध गंधार और अवरोह में कोमल गंधार प्रयुक्त होता है। इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राग बैरागी किस अंग का राग माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है म्यूजिक पेपर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राग बैरागी भैरव अंग का राग माना जाता है। इस बैरागी भैरव के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। और ये आपका पंडित रविशंकर जी द्वारा प्रचलित एक राग है, जो जिसकी उत्पत्ति आपके भैरव ताल से मानी गई है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इस अगर आप स्टेटमेंट पूरा पढ़ते हो तो इस स्टेटमेंट से आपका 4 से 5 सवाल बनाए जा सकते हैं। अगर आप डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख लेना। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितने अच्छा इसमें 3 से 4 सवाल कैसे बन जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्वालियर घराने से प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अमजद अली खान। 1948 ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक हुआ करते थे, जो जिनका जन्म ग्वालियर में संगीत के सेनिया वंगस में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों को ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने पहले ही बता रखा है कि जितने आज का प्रैक्टिस सेट जो आपको कराया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संगीत का अद्वितीय ग्रंथ आपका बहुउद्देशीय मतंग कृति माना जाता है, जो आपके डॉक्टर राघवन के अनुसार इस ग्रंथ की रचना 825 से लेकर 875 के मध्य माना गया है। इस पॉइंट को तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 825 से लेकर 875 तक आपका बृहदेशी का रचना की गई थी, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वार लय को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 5/4 लयकारी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि इनमें कौन सा एक ग्राम का प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, जो आपका पंचम ग्राम है, ग्राम का प्रकार नहीं माना जाता है। संगीत में ग्राम के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? तो षड्ज, मध्यम और गंधार। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा एक थात नहीं है? भैरव थात, आशावारी थात, पूर्वी थात या ऑप्शन डी ये ललित थात। अगर इसका आंसर आपको पता नहीं है तो प्लीज आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इजी सवाल है और बहुत बार मैंने आपको बता रखा है अपने प्रैक्टिस सेट में कि आपको जो ललित थात है वो आपका एक थाट नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो कौन कौन से थात होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा, कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, पूर्वी, मरावा, ये सारे पॉइंट जो है आपको राग की उत्पत्ति मानी जाती है थातों से। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ललित थात जो है कोई भी थात नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुड़िया कल्याण की जाति कौन सी है? औरो, साडो, अणु, संपूर्ण या ऑप्शन डी है संपूर्ण। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राग पुड़िया कल्याण में 7 स्वरूप प्रयोग होने में इसकी जाति संपूर्ण मानी गई है। इस पॉइंट को आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध नृत्य कलाकार हुआ करते थे? किशन महाराज, गुदई महाराज, ननकू महाराज या ऑप्शन डी है बिरजू महाराज। तो किसने नाम नहीं सुना होगा बिरजू महाराज, जो काफी फेमस प्रसिद्ध भारतीय नाटक हुआ करते थे आपके बिरजू महाराज। इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि बिरजू महाराज किस घराने से बिलोंग करते थे, तो याद रखिएगा, इनका घराना जो हुआ करता था बिंदादीन घराने से बिलोंग करते थे, जो आपके लखनऊ में हुआ करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी इन्होंने उपलब्धि प्राप्त कर रखी है। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज ने नृत्य शिक्षक बन चुके थे। इनको 1983 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया था, जो सिर्फ 83 वर्ष के थे। हृदय रोग के कारण इनका मृत्यु हो गई थी। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा एक प्रसिद्ध संगीत शास्त्री माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रेमलता शर्मा भारतीय संगीत शास्त्र के प्रमुख विदुषी व संगीतकार हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 10 मई 1927 में पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राग जोग का वादी कौन है? गंधार, मध्यम, पंचम या ऑप्शन डी है दैवत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। राग जोग का वादी स्वर मध्यम माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राग मारू ब्याह का समय क्या है? आपको बताना है जो राग मारू है उसका गायन का समय किसे माना जाता है। याद रखिएगा, जो अगर गाय की बात की जाए तो रात्रि का दूसरा प्रहर प्रहर जो होता है, जो 12 बजे के बाद गाया जाता है, उसमें आपका रात्रि का दूसरा प्रहर बोला जाता है, जिसमें आपका राग मारू ब्याह का समय होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्जरी तोरी का संप्रकृति राग कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपको बताना है कि जो आपको राग दिया गया इनमें कौन सा राग आपको बताना है कौन सा राग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, शुद्ध सारंग। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर चलिए बी सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध सारंग किस थाट का राग माना जाता है। याद रखिएगा, जो आपका शुद्ध सारंग है वो आपका कल्याण थाट का राग माना गया है, जिसका दोनों मध्यम और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुर मल्हार से क्या मिश्रण है, मतलब जो आपका सुर मल्हार है उसमें किस किस का मिश्रण से बनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, सारंग और मल्हार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कन्हारा में क्या न्यास का स्वर कौन सा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, स और प। क्वेश्चन 69 कह रहा है गजापा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। इस क्वेश्चन को तो पहले आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिए और आपको पता होना चाहिए गजापा जाल में टोटल 15 मात्रा के ताल होती हैं। 1, 5 और 12 पर खाली और 9वां खाली पर मात्रा लगता है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। और गजापा जो होता है उसमें 4 विभाग होते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जत ताल में क्या खाली होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, जल ताल में 9वीं मात्रा खाली होती है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। और इसमें 16 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि फरदोस ताल में विभाग कितने होते हैं, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग जरूर सही बताइएगा। अगर आपको आंसर पता ना हो तो प्लीज़ आप लोग कष्ट कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप गूगल भी करते हो तो आपको आंसर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और जो वीडियो में कमेंट करते हो तो कमेंट करने से क्या होता है, कमेंट आप जब लिखते हो तो आपको ऑटोमेटिक वो माइंड में आपका सेट हो जाता है, वो क्वेश्चन का आंसर आप कभी नहीं भूलते हो। इसलिए आप लोग गूगल कर लीजिएगा अगर आपको पता ना हो तो। और कमेंट आप लोग सब लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कि क्या होगा। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी कम है। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, आप चाहते हो कि इस पर आपका जॉब हो जाए, तो भी आप प्रैक्टिस सेट लेना। बाकी आप वीडियो देखकर अंत तक अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो भी आपको प्रैक्टिस सेट लेना नहीं पड़ेगा, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो। और आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों में कंजूसी मत कीजिए लाइक और शेयर करने में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए और ज़्यादा भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को टॉपिक वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका थ्योरी में करा दूँ फ्री में। चलिए, तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।